चलिए फिर से स्वागत है आजीवन पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और चर्चा करेंगे कि हमने कैसे तैयारी किया था और आप सबों को तैयारी में क्या बाधा आती है और किस प्रकार से उसको करना चाहिए। तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। मेरा मानना है कि पढ़ाई के दौरान सभी स्टूडेंट के मन में बहुत तरह का उतार चढ़ाव आते रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितना दिन चलेगा नहीं चलेगा, घर की समस्याएं, आस पड़ोस की समस्याएं। तो बहुत अपने आप से युद्ध करते हुए कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा होता है और आगे करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं और वो छोड़ देते हैं बीच में। अच्छा तैयारी के बावजूद भी वो हिम्मत हार जाते हैं अंततः और छोड़ देते हैं। और जो छोड़ देते हैं वही मेहनत करने वाला व्यक्ति, जिनके पास धैर्य है, जिनके पास साहस बना करके रखते हैं, वो सिलेक्शन ले जाते हैं। इसलिए सिलेक्शन होने और नहीं होने में सिर्फ रत्ती भर का फर्क होता है। सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है कि किसी ने हिम्मत हार करके छोड़ दिया और किसी ने हिम्मत बना करके उसी पद को, उसी पोस्ट को जो आपने छोड़ा है उसको ले जाता है। तो कोई भी स्टूडेंट बहुत तेज, बहुत अल्टीमेट या बहुत साधारण या कमजोर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना कमजोर हैं। रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि आप 3rd डिवीजन से पास किए हैं। ये रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि आप 2nd डिवीजन से पास करते हैं। और ये बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है कि आप बहुत अच्छा स्टूडेंट रहे हैं और हमेशा टॉप करते रहे हैं अपने क्लास में। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फर्क 2 बातों का जरूर पड़ता है कि आपने माइंड सेट कितना बेहतर रखा है। आप पढ़ने में बेशक कमजोर हैं, आपके पास सुविधा का अभाव रहा है, सुविधा के अभाव में आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जज्बात आपके अंदर बेहतर है। जज्बात है कि नहीं हम करेंगे, मन में इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं कि नहीं हमको बेहतर करना है। तो आप निश्चित रूप से राह ढूंढ लेंगे और आपको मदद करने वाला लोग भी धीरे धीरे मिलता जाएगा और कारवा धीरे धीरे आपका आसान होता चला जाएगा। इसलिए जो स्टूडेंट हमको सुन रहे हैं या जो लोग भी सुन रहे हैं, ये बिल्कुल इस बात को लेकर के चिंता न करें कि हम पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं, हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े, हम अच्छे टीचर से नहीं पढ़े। कुछ फर्क नहीं है। आप अपने आप को साहस बना करके रखिए। आपके मन में एक माइंड सेट बेहतर होना चाहिए कि नहीं हमको यूपीएससी करना है, हमको बीपीएससी करना है, या हमको किसी भी लेवल पे सिलेक्शन लेना है। चाहे 4th ग्रेड का ही सिलेक्शन हो, सिलेक्शन होता है, नौकरी नौकरी होती है। हर कोई बहुत अल्टीमेट मेहनत करके कोई भी पद को धारण करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा पोस्ट लिया है तो वो बहुत अल्टीमेट है और बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है, और कोई छोटे लेवल का पोस्ट ले लिया है तो वो कमजोर स्टूडेंट रहा है। नहीं, फर्क ये पड़ता है कि आपने माइंड सेट को उस लेवल पे नहीं रखा, आप अपने धैर्य को बेहतर लेवल पे नहीं रखा। इस वजह से आप कहीं हैं और कोई व्यक्ति अलग है आपसे, और कोई व्यक्ति अलग है तो आपसे बिल्कुल जरूर अलग सोचा होगा, और अलग सोचा होगा तभी वो अलग किया होगा, जब अलग किया है तभी आपसे वो बेहतर है। तो आज की बात हम लोग बिल्कुल ओपन डिस्कस करते हैं, अपने बारे में भी और आपके बारे में भी, कि क्या समस्या आपके पास हो सकता है, आएगा। तो इसी चर्चा के दौरान हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग आगे करें और बेहतर करने की कोशिश करें, और निरंतर पढ़ाई करते रहें। सभी लोग निरंतर बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करें तो सफलता जरूर मिलती है। जैसा कि मैं अपने आप के बारे में बताऊं तो मैं गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ा था और इंटरमीडिएट भी मैंने किया अपने हाजीपुर से, और ग्रेजुएशन के बाद हमने ग्रेजुएशन की पढ़ाई हमारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई, इंटरमीडिएट की पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हो पाई। और गांव में जब हमने मैट्रिक किया और जब पढ़ रहा था तो गांव के एक कोचिंग में मैं पढ़ने जाया करता था। वहां भी सब साधारण किस्म के ही स्टूडेंट थे, मैं भी था। तो सबकी पढ़ाई लिखाई और पढ़ाई का लेवल एक जैसा था। कोई ऐसा नहीं था कि हमसे बहुत बेहतर है, कोई ऐसा नहीं था कि हमसे बहुत कोई कमजोर है। लेकिन हाँ, मैं अपने आप को मानता था कि मैं औरों से कमजोर हूं। ये मेरे मन में हमेशा रहता था।
और ये बात हमें हमेशा प्रेरित करता था अपने आप को कि नहीं, हमको बेहतर करना चाहिए, हमको बेहतर होना है। कोई सब्जेक्ट यदि मेरा कमजोर हुआ करता था तो मैं ये जरूर सोचता था कि ये बेहतर कैसे होगा। मैं कर नहीं पाता था वो एक अलग बात है, लेकिन वो बेहतर हो उसके लिए क्या प्लान हो, ये कभी न कभी पूरे दिन भर में 1 से 2 बार मेरे मन में ये जरूर आता था। कुल मिलाकर के पढ़ने की एक इच्छा थी कि मैं निरंतर पढ़ पाऊं, और वही निरंतरता धीरे धीरे हमको यहां तक लाया। और उम्मीद है कि हम लोग इसको देखते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद हमने फिर कोई जॉब तो मिला नहीं। हमको लगा कि गांव से मैं चल करके आया हूं शहर के तरफ, और अभी तक पढ़ने के बावजूद भी ग्रेजुएशन भी मेरा हो गया, उसके बाद ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मेरे मन में आया कि चलिए कुछ कर लेते हैं, तो हमने ITI कर लिया। और ITI की पढ़ाई बहुत ही मजे से की, और उसी लेवल पे बहुत सारा हमने 2-3 सिलेक्शन भी लिया, और फिर अंत में नौकरी करते हुए हमने पढ़ाई को जारी रखा, और जारी करते हुए अभी हम आपके सामने हैं एक प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 66वीं BPSC परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद। तो देखते हैं कि हम लोग कैसे पढ़ें और कैसे आगे करें ताकि हम एक सफलता के तरफ बढ़ सके। और सफलता का मतलब सिर्फ सिलेक्शन ले लेना नहीं होता है। हम पढ़ाई के दौरान इतना कुछ सीख लें, समझ लें, जान लें कि हम नौकरी ना भी कर पाए तो हम अपने लाइफ को एक बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और बेहतर इंसान की दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकें। तो चलिए देखते हैं पहले और अभी में जो डिफरेंसेज है। पहले BPSC की परीक्षाएं रेगुलर नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब 5-6 सालों से BPSC की परीक्षा लगभग हर साल आती है। पहले जनरल कंपटीशन का दौर था, PCS, BPSC और भी स्टेट PCS का एग्जामिनेशन यदा कदा आया करता था, लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कीर्तिमान स्थापित करते हुए ये पर ईयर हर साल वैकेंसियां दी रही, और ठीक ठाक वैकेंसी आता है। तो एक अपॉर्चुनिटी हमारा BPSC भी है। जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, वो अच्छा है, करें, कोई इशू नहीं है, सिलेक्शन होता है। लेकिन जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो BPSC की तैयारी करते हैं या अदर कमीशन की तैयारी करते हैं, उन्हें फर्क बहुत ज्यादा का नहीं होता है। तो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं हम लोग, तो ज्यादातर चीजें समझने के बजाय रटने की कोशिश रहती है कि फैक्ट फिगर को हम कितना रट पाए, याद कर पाए। जनरल कंपटीशन हमारा इस बात पे ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन जब हम कमीशन की बात करते हैं, जैसे BPSC की बात करें, तो रटना तो है ही, साथ में समझना है। समझने वाली पोर्शन को हम लोग छोड़ देते हैं, और यही मिस्टेक हो जाता है। जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट कंटेंट को रटने पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो उनका माइंड सेट भी रटने जैसा हो जाता है। लुसेंट रट लेते हैं, और सारी बुकें जो है 1 लाइनर रट लिया करते हैं। अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन इसमें 25% चीजों को समझने की हम लोग कोशिश कर दें इनिशियल फेज से, तो हर जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट कमीशन की तरफ मूव कर सकता है। कभी कभी आप देखेंगे कि जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट BPSC का प्री निकाल देता है, और मेंस में वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है। और जो कमीशन की तैयारी करते हैं, समझ करके, कंसेप्ट को जान करके, कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ करके, उनका प्री नहीं होता है, उनका प्री नहीं हो पाता है। ठीक है, पहली बार प्री नहीं हुआ, दूसरी बार वो कंटिन्यूटी रहेगा, तीसरी बार होगा, लेकिन जब उनका हो जाएगा प्री, तो इस बात का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है कि उनका मेंस भी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ने के मामला में डिस्क्रिप्शन को पढ़ा है और डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश की है। तो चलिए हम ऐसा अभी टॉक करेंगे जिसमें
जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे है, आईटीआई है या एसएससी है, जीडी है, उसके अलावा और भी जो जनरल कंपटीशन है उसकी तैयारी करने वाले बच्चे भी आराम से सुने। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी, यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस, उनके लिए भी दोनों का कुल बेहतर होने वाला है। तो हम लोग ध्यान से इसको देखें। हम दो पार्ट में इसको बांटते हैं, एक जनरल कंपटीशन और एक स्टेट पीसीएस, बीपीएससी या अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। दोनों में अंतर क्या है? जनरल कंपटीशन में जितनी बुक्स या टॉपिक पढ़ना है, लगभग वही टॉपिक बीपीएससी के लिए भी पढ़ना है। अब जनरल कंपटीशन में देखेंगे कि हिस्ट्री भी पूछता है, ज्योग्राफी भी पूछता है, मैथ्स भी पूछता है, इकोनॉमिक्स भी पूछता है, इन्वायरमेंट भी पूछता है, उसके बाद साइंस भी पूछता है, ठीक है ना, साइंस से पूछता है। और आप देख लेंगे तो जनरल करंट अफेयर्स भी ले लीजिए, करंट अफेयर्स भी पूछता है एंड अदर चीज कुछ मान लीजिए। जनरल कंपटीशन में ये सारी चीजें हैं। बीपीएससी में जब आप देखेंगे, प्री की बात करें, हम प्री पर चर्चा कर रहे हैं प्राइमरी एग्जाम को लेकर, क्योंकि इसमें एक एग्जाम होता है तो इसके लिए सारे सिलेबस है। सेम इसमें भी आप देखेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, और करेंट अफेयर्स एंड अदर कोई चीज कहीं से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सभी चीजें जो जनरल कंपटीशन अब पढ़ रहे हैं वही चीज बीपीएससी में पढ़ रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं हम लोग जो जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट है वो एफर्ट करके यहाँ चले जाते हैं। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि आप जो है रटने की कोशिश करते हैं, रटते हैं, और इनमें क्या है कि रटना प्लस समझना भी है, मतलब डिटेल भी पढ़ना है, डिटेल्स भी करना है। बस इतना सा अंतर पैदा करना है अपने आप में कि रटना तो है ही, दोनों में कॉमन है, साथ में थोड़ा सा समझने की कोशिश टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज कर देंगे तो हमारा इससे आसान हो जाएगा ये चीज, इससे बिल्कुल आसान हो जाएगा ये चीज। पहला तो ये है। दूसरा है माइंड सेट। माइंड सेट में क्या होता है कि हम लोग सोच लेते कि अरे बीपीएससी यूपीएससी अरे ना होने वाला है भाई, 3 को एग्जाम होता है, प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू में नहीं हुआ तो फिर आकर के एकदम वहीं पे आ जाइए। तो एक डर है जिसके कारण माइंड सेट नहीं हो पाता है जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट या साधारण स्टूडेंट को, जो अपने आप को लगता है कि हम बहुत कमजोर है, हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, मेहनत करने से डरते हैं। वो मेहनत करना शुरू कर दे तो सब कुछ आसान हो जाएगा, इससे आसान हो जाएगा ये। उनके अंदर धैर्य की कमी है और मेहनत करने से डरते हैं। तो माइंड सेट ही नहीं कर पाता है सामान्य स्टूडेंट कि नहीं 3 एग्जाम कहां से हो पाएगा, हम लोग एक एग्जाम देने में हालत खराब है, 3 एग्जाम कैसे हो पाएगा। मैं भी सोचता था, मैं भी इसके पहले जनरल कंपटीशन से ही जॉब में था,
और उसको करते हुए हमने बीपीएससी की तैयारी किया। तो क्यों किया? इस माइंड सेट से दूर होकर के किया कि नहीं है तो वही चीज, थोड़ा सा जो हम रटे हैं, थोड़ा सा जो एकदम फैक्ट को रटना शुरू किए हैं, केवल रटे जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर ले तो हमारा इससे आसान ये हो जाएगा। और आने वाले दिन में हमने इसको बढ़िया से किया भी, समझने की कोशिश की, हमेशा एक दूसरे से बात करने का कोशिश किया, एक माहौल बनाया। जो इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, 2-4 मित्र को ढूंढा हमने, और तब जाकर के बात भी होती थी। तो उस लेवल पे तो माइंड सेट की आवश्यकता पड़ती है, माइंड सेट आपका होना चाहिए। माइंड सेट से आप डर गए तो फिर ये नहीं कर पाइएगा। एक डर क्या होता है भाई कि 3 एग्जाम है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बीपीएससी के लिए 3 एग्जाम है, और इसमें कितना एग्जाम है? 1 एग्जाम जनरल कंपटीशन में। 1 एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए, आराम से मस्त रहिए, चैन से नौकरी कीजिए, खाइए पीजिए, बस ये माइंड सेट होता है। लेकिन डर किस बात का होता है? अरे यार 3 एग्जाम कौन सा देने जाए, ये 1 एग्जाम में हालत खराब है। तो ये जब डर होगा मन में तो आप ये इस चीज को नहीं कर पाएंगे। दूसरा डर, तो डर से हमको निकलना पड़ेगा इसके लिए। और तीसरा जो है कंडीशन, आपकी अवस्था क्या है, आपका उम्र क्या है, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, और आप क्या सेट किए हैं अपने आप लाइफ में कि हमको क्या एक सिलेक्शन हो जाना चाहिए, शादी वादी हो जाए, हम अपने मस्ती से रहें, या कुछ इससे भी आगे करने की कोशिश है, लाइफ का कुछ एजेंडा है। तो ये चीजें जब तक आपके मन में नहीं आएगी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तब आप कर ही नहीं पाएंगे इसको। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट का गेम है। कोई आईएएस इसलिए है कि उन्होंने माइंड सेट वहां रखा, कोई आज ग्रुप डी का नौकरी इसलिए कर रहा है कि उन्होंने माइंड सेट वहां रखा। तो माइंड सेट का फर्क पड़ता है, माइंड सेट को हमको बेहतर रखना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है? कोई बहुत गरीब है, किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, किसी के माताजी बीमार है, किसी के पिताजी बीमार है, किसी के घर में बहन की शादी करनी है, उसके पास बहुत सारी लायबिलिटी है, तो भाई कैसे कर पाए? वो चाहता है कि जल्दी से कोई एग्जाम निकाल ले। तो जल्दी से समय को लेकर के ये जल्दी हो जाएगा और इसमें टाइम लगेगा और हमको आवश्यकता है जल्दी होने की। तो जल्दी करने के चक्कर में जल्दी माइंड सेट को लेकर के ये चीजें क्या हो जाती है, आपसे छूट जाती है। कंडीशन चाहे जो भी, मान लीजिए कि एडवर्स कंडीशन है, किसी का हो सकता है, सबके साथ एडवर्स सिचुएशन हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने प्लानिंग को बेहतर करिए, न कि उद्देश्य को चेंज कर दीजिए। आपका आईएएस बनने का उद्देश्य है, उसको बने रहने दीजिए। आपको बीपीएससी करने का उद्देश्य है, उसको बने रहने दीजिए। लेकिन परिस्थितियां ये अलाउ नहीं कर रही है कि हम उसको कर पाएंगे, यूपीएससी के लिए हम जा पाएंगे, बीपीएससी के लिए जा पाएंगे। तो क्या करना चाहिए? बेहतर वही प्लानिंग कर सकता है जो तथ्य और परिस्थितियों के साथ प्लान करे। और तथ्य परिस्थितियां क्या कहता है कि किसी का यदि घर में माली हालत बहुत खराब है, उसके पास बहुत लायबिलिटी है, तो एफर्ट लगा करके इसमें से कोई सिलेक्शन ले ले, कम से कम गिरने का भय तो नहीं होगा, बेरोजगारी का डर तो आपके मन से खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन जज्बात को कम नहीं करना पड़ेगा। यदि आपके पास समय है, आपके घर के लोग अलाउ करते हैं, आपका समय प्रबंधन बेहतर है, आप दृढ़ हैं, आप धैर्य रख सकते हैं, तो मेरा मानना है कि आप एफर्ट थोड़ा सा बेहतर लगाइए और इस तरफ मूव करिए। आप जनरल कंपटीशन की भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं, उसी को बेहतर तरीके से पढ़ लेना है। तो ये तो रहा माइंड सेट का काम। तो हमने जाना कि केवल और केवल ये माइंड सेट है, परिस्थितियां
मेहनत से बदलने लगती है, हौसला मेहनत से बदलने लगती है, हिम्मत भी मेहनत से बदलने लगता है। और जब आप अच्छे से पढ़ाई करने लगते हैं तो आपके अंदर डे टू डे एक अलग किस्म का परिवर्तन दिखेगा, आपके मन में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। चाहे मैं कितना भी आकर के यहाँ भाषण दे दूं, चाहे मैं जितना भी आकर के आपको समझा दूं, मैं जितना भी आकर के आपको मोटिवेट कर दूं, उसका रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना है जब तक कि आप उसको करते नहीं। आदमी खुद से संघर्ष कर रहा होता है, खुद से संघर्ष करता है। इसलिए जरूरी है कि एक टारगेट फिक्स करें, हम पढ़े बढ़िया से, चीजों को समझें, और जब समझने लगेंगे, जब समझते जाएंगे तो चीजें धीरे धीरे आसान होते जाएगी और आने वाले दिन में एक दिन हम लोग सफल जरूर होंगे। और इसी प्रक्रिया के तहत हम भी सफल हुए। चूंकि मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा लगता था कि क्या होगा, हम कोई जनरल कंपटीशन को भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या सिचुएशन होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैं अपने घर में इकलौता जॉब में हूँ, सरकारी जॉब में। तो बैकग्राउंड में भी कोई ऐसे लोग नहीं बताने वाले थे कि हाँ ऐसे करो तो ये हो जाएगा, ऐसे करो तो सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा। तो मैंने जो कुछ भी किया, खुद से गिरा, खुद से संभला। कुछ लोग मेरे साथ ही और भी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो उनके साथ भी हमारी बातचीत होते रहती थी, जिससे बीच बीच में हौसला मिलता रहा। हम करते गए और एक समय आया कि हम सफल हो सके। तो मेरा आज के क्लास का बस उद्देश्य इतना है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, शायद उनके मन में भी इसी तरीके की समस्याएं उत्पन्न होगी या चल रही होगी, वो अपने आप से लड़ रहे होंगे। तो शायद ये मदद मैं उनको कर पाऊं, और हिम्मत के साथ पढ़ाई करने के लिए, हिम्मत के साथ परिस्थितियों से लड़ने के लिए मैं लड़ने में उनको मैं मदद कर पाऊं, तो ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। तो चलिए हम थोड़ा सा इस प्रारूप को भी समझने की कोशिश करते हैं कि बीपीएससी की तैयारी करें कैसे। बीपीएससी की तैयारी करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कंसिस्टेंसी, धैर्य और मेहनत। हमको पता है कि बीपीएससी, इसको हिंदी बोलते हैं बिहार लोक सेवा आयोग। इंग्लिश में बोले तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए इसकी तैयारी, जब कभी रिजल्ट आता है तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, जब देखते हैं कि सोशल मीडिया पे सब लोग अपना अपना फोटो आ रहा है, सब मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि आप कैसे सफल हुए, कैसे नहीं हुए। तो उस तरीके एक बार एक्साइटेशन लगभग जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके मन में आता है, लेकिन वो धीरे धीरे फिर शांत होने लगती है। तो उस एक्साइटेशन को बना करके रखना है, और उसके लिए हम लोग आज कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी उसको बेहतर। तो देखिए बीपीएससी में जो एग्जाम का स्तर है, वो 3 स्तर का है। परीक्षा का स्तर, ठीक है ना। क्रम 1, 2 और 3। फर्स्ट में हम लोग लेते हैं प्रारंभिक, द्वितीय में होता है लिखित, और तीसरा में होता है साक्षात्कार।
फर्स्ट स्तर का एग्जाम है आपका प्रारंभिक, दूसरे का है लिखित और तीसरे का है साक्षात्कार। ये परीक्षा का स्तर है। प्रारंभिक में जो क्वेश्चंस की संख्या होगी 150। टोटल प्रश्न कितना होगा? 150। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे वो होगा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान लिख लीजिए, गणित, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और एक अन्य कर लीजिए। और भी कुछ चीजें जैसे आप इकोनॉमिक्स हो गया आपको, इकोनॉमिक्स हो गया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि लगभग प्रारंभिक परीक्षा में वो सभी चीजें कवर कर लेता है जो एक जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट पढ़ता है और रटता है। वो लगभग सभी चीजें हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज है करेंट अफेयर्स, जिस पर हम लोग डिस्क्रिप्शन में इस पे चर्चा करेंगे और भी कुछ कुछ छोटा होगा, इसलिए अन्य हम लोग कर देते हैं। इतिहास मेजर पोर्शन, भूगोल मेजर, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, गणित से 10 क्वेश्चन रहता है लगभग, पर्यावरण परिस्थिति से 2-4 क्वेश्चन रहता है, करेंट अफेयर से ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक्स से और करेंट इकोनॉमिक्स से ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है। ये प्रारंभिक परीक्षा का स्टेज है। लिखित परीक्षा में जब हम देखेंगे तो सबसे पहला तो यह है कि आपको लिखित परीक्षा में 300 का GS1, 300 का GS2 और 300 का पूछेगा निबंध। टोटल 900 हो गया और 120 नंबर का लेगा आपको इंटरव्यू, साक्षात्कार। तो ये 900 और 120, 1020 नंबर का टोटल परीक्षा आपका होता है। प्री को छोड़ दीजिए तो क्वालिफाइंग है। आपका मेरिट लिस्ट बनेगा लिखित और साक्षात्कार के नंबर को मिला करके। ये केवल इसमें जाने के लिए है। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा पास करना सिर्फ लिखित में बैठने का मापदंड है। फाइनल में इसका कोई स्कोर नहीं जोड़ा जाता है। तो GS1 300, GS2 300 और निबंध 300 का पूछता है। ये एग्जामिनेशन है आपका। इसके साथ साथ 2 सब्जेक्ट और भी पूछा जाता है, या जगह नहीं इसलिए यहां लिख देते हैं लिखित में। 100 नंबर का हिंदी पूछेगा जो क्वालिफाइंग होगा और 100 नंबर का ऑप्शनल पूछेगा। ये भी क्या होगा? क्वालिफाइंग होगा। 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा और 30 नंबर लाना इसमें भी अनिवार्य होगा। ये दोनों का नंबर मेन स्ट्रीम में नहीं जोड़ता, इसको जोड़ करके फाइनल मेरिट नहीं बनाया जाएगा। बस इतना ले आना है कि 30 नंबर आ जाए, इतना ले आना है कि 30 नंबर ले आ जाए, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। 30 नंबर क्या 50 नंबर लगभग आ जाता है सबको, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये हमारा लिखित और साक्षात्कार का मापदंड रहा। तो भी हम लोगों ने समझा प्रारंभिक परीक्षा में सभी चीजें, लिखित परीक्षा में 300 GS, 300 GS2 और 300 का निबंध और साक्षात्कार 120 का। इन तीनों को हम लोग टेकल कैसे करें? इसको प्लानिंग के साथ पढ़ने की जरूरत, क्योंकि ये समुद्र है, ये टॉपिक का समुद्र है। जब आप इसमें एक बार उलझ गए तो आपको लगेगा कि नहीं भाई छोड़ देने में ही भलाई है, इसको करना बेकार है।
तो जब तक हम लोग टेक्निकल तरीके से इसको नहीं पढ़ेंगे, इसका सिलेबस कवर अप नहीं हो पाता है, और पढ़ने के दौरान आपको यहीं पे फेल्यूर नजर आने लगेगा कि अरे नहीं हो पाएगा, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। ये मेंटेलिटी से दूर होना पड़ेगा। तो इसकी प्लानिंग के बाद के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक क्लाउज हम लोग रखें कि रटना है फैक्ट, और समझने की कोशिश करनी है। समझने की कोशिश करनी है। समझने की कोशिश इसलिए करनी है कि जब हम मेंस लिखेंगे तो वो समझ थोड़ा थोड़ा डेवलप हो जाए प्रारंभिक परीक्षा के समय। आप परीक्षा रट करके दे लेंगे, प्री तो पास कर जाएंगे, लेकिन आपका मेंस नहीं हो पाएगा। मेंस चूंकि लिखने का नाम है, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक मेंस होगा नहीं। लिखने के लिए आपको समझ होना चाहिए, रट करके सारी बातें लिखी नहीं जा सकती है। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा के दौरान ही फैक्ट रटने और पढ़ने के साथ साथ समझने की कोशिश टॉपिक वाइज कर लेनी चाहिए। यदि 4 घंटा हम रटने का काम करते हैं तो कम से कम 2 घंटा समझने का काम जरूर करें, और इतना करेंगे तो जब हम पास कर जाएंगे, वैसे हमारे पास इतना मटेरियल, इतना समझ विकसित हो जाएगा कि हम मेंस परीक्षा के लिए चीजों को समझ सके और समझ करके लिखने की कोशिश कर सके। तो ये जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। केवल रट करके प्री पास कर जाते हैं और मेंस में जाकर के वो फंस जाते हैं। इसलिए प्री के तैयारी के दौरान ही हमको समझने की कोशिश करना। प्री की तैयारी कैसे करें, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा बहस है, बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्री को कैसे तकनीक के स्तर पे और कैसे हम इसको पढ़ें ताकि इसको हम पा सकें। जब लिखित परीक्षा आप देंगे तो लिखित परीक्षा में आपको लगेगा कि अरे हमसे नहीं, मतलब लिखा नहीं जाएगा, बिल्कुल हम नहीं लिख पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने पहले भी कहा कि कोशिश करने से सब कुछ संभव है, और सारा काम आदमी ही करता है। कोई रोबोट आकर के नहीं परीक्षा पास कर रहा है, हर कोई करता है, व्यक्ति ही आकर करता है। जो करता है वो साधारण स्टूडेंट आकर के कर रहा है। लगभग 80% साधारण बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी और यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं। ये समझना होगा। और वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो मेहनत पे भरोसा कर रहे हैं। उनके मन में एक बात है कि नहीं, हमको करना है, और करने से सब कुछ संभव है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप करना चाहिएगा और नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जब मैं कर सकता हूं तो आप सब भी कर पाइएगा। तो ये काम हमको करना पड़ेगा। लिखित परीक्षा के लिए क्या कहे कि लिखित परीक्षा का लिखना बहुत जरूरी है। लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि रिटन नाम ही है लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा को जब तक हम लोग लिखेंगे बढ़िया से नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि बहुत स्पीड लिखना पड़ता है और ठीक ठाक लिखना पड़ता है। आप ग्रेजुएशन में जितना लिखे होइएगा उससे ज्यादा लिखना पड़ता है। ग्रेजुएशन में तो आप लिख भी देते हैं अपने मर्जी से भी, जो मर्जी है टॉपिक के इर्द गिर्द लिखते हैं। तो सेम बात इसमें भी है, लेकिन थोड़ा सा इसको प्लान करके लिख देना है, थोड़ा सा मैपिंग करके लिख देना है, थोड़ा सा कहीं कहीं ग्राफिंग करके लिख देना है, ताकि पढ़ने वालों को ये लगे, उनको ज्यादा कसरत करने की जरूरत नहीं पड़े कि आपका कॉपी देखे तो कहे कि अरे लाइन बाय लाइन पढ़ के बस एक बार देखे और उनको समझ में आ जाए कि नहीं ठीक है, दैट्स गुड। वो लाइन बाय लाइन पढ़ते भी नहीं। तो कुल मिलाकर के आपका प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट कितना बेहतर तरीके से कर दे रहे हैं, इसी का कमाल है। और तभी आप कर पाइएगा जब आप स्पीड लिख पाइएगा, क्योंकि समय बहुत कम होता है, आप सोच के नहीं लिख पाइएगा। इसलिए एक टॉपिक हमने इसमें रखा है कि मेंस के लिए भी रटना बहुत जरूरी है। रटना जरूरी है, रटना और प्लस लिखना। रटने का मतलब लाइन बाय लाइन नहीं रटना है, जो मूल टॉपिक है। जैसे मान लीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे, एक प्रश्न पूछ दिया गया मेंस में। तो वो उपाय तो इंस्टेंट आपके मन में आएगा नहीं। तो जितनी भी उपाय हैं
उसको आप टॉपिक बना करके और एक कोडिंग करके डिकोडिंग करके जैसे भी आप मेमोराइज कर सकते हैं, लिख करके याद कर सकते हैं, रट करके फिर लिख के याद कर सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं उसको करिए। क्योंकि कंटेंट याद रहेगा तो लिखने में मजा आता है और जल्दी आदमी लिख पाता है। तो मेरे सिलेक्शन में रटने का योगदान 50% रहा है। मेंस में मैंने 50% रटा है, कंटेंट मेरे पास था, और स्पीड तो लिखना ही होता है और लिखना जरूरत है। कोई भी यदि कह रहा है कि नहीं केवल लिखने से हो जाएगा, ये भ्रम में मत रहिए। आपको या तो समझ विकसित रखिए उस लेवल का, नहीं तो रटिए और साथ में लिखिए भी, आपका ये हो जाएगा। इन दोनों प्रक्रिया में चूंकि इतना आदमी वर्क कर लिया होता है, इतना काम कर लिया होता है कि बहुत सारी चीजें, आपका कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्फिडेंस, 2 एग्जाम पास करने का एक मन में जो बात है वो सब इस लेवल पे पहुंचा देता है कि आप किसी के सामने बैठ करके 10 लाइन बोल सके। साक्षात्कार तक पहुंचने का मतलब यह है कि आप साक्षात्कार तक पहुंचने के लायक हो गए। साक्षात्कार तक तभी तो पहुंचे हैं कि जब प्री आपने क्लियर किया, उसमें रटा और समझा भी। मेंस क्लियर किया, आपने रटा और लिखा भी। लिखने के दौरान ज्यादा मस्तिष्क एब्जॉर्ब करता है। जब इतना सारी चीजें आपने कर ली है तो साक्षात्कार के स्तर तक पहुंचना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और आप निश्चित रूप से किसी भी पैनल के सामने बैठ करके उनकी बातों का जवाब कम से कम 60% तो दे ही पाएंगे। जब एक बार आप बैठ जाएंगे, अभ्यास कर लेंगे, 2-4 लोगों से बात कर लेंगे, किसी से बात भी कर रहे हैं तो उस लेवल की बात करेंगे तो माहौल सा बन जाता है, तो माइंड सेट हो जाता है और आदमी कर लेता है। कोई भी स्टूडेंट कर ले जाता है, उसमें कोई, हाँ ये एक लक भी है। बहुत अच्छे स्टूडेंट का भी प्री नहीं हो, साक्षात्कार नहीं हो पाता है, ये भी है। लेकिन रेयर एंड रेयरेस्ट है। अब बात कभी भी रूल नहीं हो सकता है, 2-4 लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन जब आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि आप खूब मेहनत कर रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेहनत में खोट है, कहीं ना कहीं कमी है। उस कमी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसको दूर करना पड़ेगा, और दूर करने के साथ ही खत्म हो जाएगा। ऐसा ना कि 2 बार हमने इंटरव्यू दिया और नहीं हो पाया, बस छोड़ दिए, अरे भाई मेरे किस्मत में नहीं है, तो ऐसे नहीं है, तो सेटिंग हो जाता है। बहुत तरह की बातें, निगेटिविटी आपके मन में चलने लगती है। नहीं, परीक्षा के दौरान हमेशा निगेटिविटी से दूर रहने की जरूरत है। पढ़ तो सब ले रहा है, लेकिन जब आदमी पढ़ाई के दौरान अपने आप से लड़ रहा होता है, इसको समझने की जरूरत है। और ये वही बता पाएगा जो खुद लड़ करके उस लेवल तक गया है। तो चलिए, बीपीएससी के लिए हम लोगों ने अभी देखा ये। आज हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के, यदि पूरी वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, शायद अपलोड होने में दिक्कत हो सके, तो प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे और एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। और वो तरीका निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। मैंने जिस तरीके को फॉलो किया था उसी लेवल पर हम बता रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वो सही, वो एक आधार है, वो एक सुनने के लिए है। हो सकता है कि आपका तरीका कुछ अलग हो, और हर व्यक्ति का अपना तरीका बेहतर है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं वही बेहतर है और ऐसे पढ़ने से ही सफलता मिलती है। इसलिए हाँ, लेकिन तैयारी किया गया है और उससे सफलता भी मिली है, तो तैयारी में कुछ बात रही होगी, उस प्लानिंग में कुछ न कुछ तो बात रही होगी। चाहे हर व्यक्ति के पास ये तरीका होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा को कैसे दें। प्रारंभिक परीक्षा, सबसे पहला काम हम लोग करना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक।
प्रारंभिक परीक्षा तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमको जरूरी है कि जो पिछले साल 10 सालों का पूछा हुआ 10 या 15 साल 10-15 सालों का पूछा हुआ जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग क्या करें, ले लें, एक बार बैठे और क्या करना है, उसको सेट लगाना है बिना पढ़े हुए। कोई भी स्टूडेंट जो एक दिन भी नहीं पढ़ा है बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, जनरल कंपटीशन के लिए, और उसके मन में है कि ना हम बीपीएससी ही करना है, तो प्रारंभिक परीक्षा का पहला चरण है कि वो प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन ले और इसको सेट मार के देखे, और सेट मार के देखे कि कितना उसका आंसर सही गया है, आंसर का एनालिसिस करे। हो सकता है किसी का 40 जाए, हो सकता है किसी का 45 जाए, हो सकता है किसी का 52 जाए। और मैं अपनी बात बता रहा हूं, जब मैं पहली बार सेट लगाया था, मुझे याद है स्कोर, मेरा स्कोर 45 गया था। जब मेरा स्कोर 45 गया तो मुझे लगा कि भाई सेट लगाना बेकार है, मैं बेकार हूं, मेरी तैयारी है ही नहीं, और इतना पढ़ना है तो ये पॉसिबल नहीं है। बस मेरा पहला नेगेटिविटी यहीं से शुरू हुआ था। लेकिन करना था तो हमने कोशिश किया इसको। फिर दूसरा कोई सेट मारा, उसमें एक में गया था 52, फिर तीसरा सेट लगाया 42 चला गया, फिर चौथा, मतलब 60 से 40 के बीच में ही, 40 से 60 के बीच में ही हमारा, माने कि बहुत अच्छा गया तब 60 के आसपास। हमने कहा कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा। तब हमने दूसरा क्या किया, सेट से लगा कि नहीं, स्कोर नहीं अच्छा जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमारी पढ़ाई ठीक नहीं है और इसको करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को छांटना शुरू कर दिया, छांटना शुरू किया कि इतिहास का कितना क्वेश्चन है, इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री का कितना क्वेश्चन है, मेडाइवल हिस्ट्री का कितना क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का कितना क्वेश्चन है। और जब इसका एनालिसिस हमने किया तो देखा कि इतिहास में पूछे गए सभी प्रश्नों में सबसे ज्यादा यदि पूछा है तो वो है मॉडर्न हिस्ट्री से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी से पूछा गया है तो वो किससे था, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो हमने यहां से ये तय किया कि इतिहास तो हमको पढ़ना है ही, लेकिन सबसे ज्यादा किसको पढ़ना है, सबसे ज्यादा किसको पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारा राइज यहां से किया इतिहास में। अब हमने देखा है कि उसके बाद किससे पूछा गया, तो उसके बाद देखा कि भाई नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री के से पूछा गया। तो इतिहास में हमने तय किया कि मॉडर्न पढ़ लिए, और उसके बाद क्या किया, हमने एंशिएंट हिस्ट्री को देखना शुरू किया, और तब लास्ट में हमने क्या किया कि मध्यकालीन भारत को देखा। एक ओवरव्यू समझने के लिए लुसेंट से पढ़ लेना जरूरी है कि ये प्राचीन है, उसके बाद मध्य है। डेट लाइन याद रखना है केवल, डेट लाइन। इतिहास में यदि डेट लाइन को आप याद रखते हैं तो इतिहास पढ़ना आसान हो जाता है। आप कहीं से कोई इतिहास पढ़ लेंगे, आपका डेट थोड़ा सा दिमाग में मेंशन रहेगा तो पढ़ना इंटरेस्ट आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने क्या तैयार किया भाई, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा। मॉडर्न हिस्ट्री में भी के क्वेश्चंस में भी हमने देखा कि भाई किससे ज्यादा क्वेश्चन है। तो इसमें पाया गया, आप भी करेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से ज्यादा क्वेश्चन था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम, भारत के स्वतंत्रता संग्राम फाइनली हम कहें तो 1905 से लेकर के 1947 तक के समय का मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में यहां से था। एनालिसिस, मेरे एनालिसिस में आप भी करेंगे तो आपको यही पता चलेगा। तो मेरा इतना मेहनत करके और समझ करके इतना इसको निकाला गया है, तुमको लगता है या तो आप डायरेक्ट इसको फॉलो कर लें, कोई इशू नहीं है, नहीं तो आप खुद मेहनत करके कोशिश करें और निकालने का प्रयास करें। तो आप देखेंगे
कि सबसे ज्यादा इतिहास से पूछा गया मॉडर्न हिस्ट्री से, और मॉडर्न हिस्ट्री का भी हमने क्वेश्चन का एनालिसिस किया तो उसमें सबसे ज्यादा पूछा हुआ था किससे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से। मतलब लगभग क्वेश्चन 1905 से लेकर के 1947 के बीच का क्वेश्चन पाया गया। तो हमारी प्रायोरिटी इतिहास में भी कहां सेट हो गई, हमारी प्रायोरिटी इतिहास में भी सेट हो गई 1905 से लेकर के 1947 तक मॉडर्न हिस्ट्री में। पढ़ना हमको सब है, लेकिन हमको वो चीज बहुत ज्यादा पढ़ना है, बम्बार्डमेंट वहां ज्यादा करना है जहां से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछता है, और सिलेक्शन का मूल आधार यही है। सभी किताब आप पढ़ने लगेंगे तो 110% आप छोड़ के भाग जाएंगे 1 महीना के अंदर, क्योंकि इतना समुंदर है पढ़ाई, माने समुद्र जैसा लगेगा आपको, लगेगा कि अरे अभी तो इतना ही पढ़े हैं, इतना तो हो नहीं पाएगा। वो सभी स्टूडेंट्स जो सफल हैं वो 4 बार फेल होकर के, 5 बार फेलियर होकर के फिर कहां आते हैं, इसी टॉपिक पे, इसी थॉट पे कि नहीं क्वेश्चन एराइज कहां से कर रहा है, उसको जाने, उसको समझे और उसको बनाने की कोशिश करे, और अंत में यही तरीका उनको सिलेक्शन दिला जाता है। तो इस प्रकार से एक मैंने उदाहरण दिया हिस्ट्री का। इसी प्रकार से जब हमने देखा तो दूसरा टॉपिक हमको मिला करेंट अफेयर्स। इसी प्रकार से तीसरा टॉपिक मिला साइंस। इसी प्रकार से हमको मिला पॉलिटी। इसी प्रकार से हमको मिला इकोनॉमिक्स। मैक्सिमम क्वेश्चंस हिस्ट्री से, उसके बाद करंट अफेयर से, फिर साइंस से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस का रेंज था उस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन को छांटा, चैप्टराइज करने। बहुत समय लगता है इसमें, टाइम खूब लगेगा। आपको लगेगा कि इससे बेहतर तो हम पढ़ ही लेते, लेकिन नहीं, आप इससे बेहतर पढ़ जरूर लेते लेकिन अनावश्यक चीज ज्यादा पढ़ लेते। जो आवश्यक था, जिस पे हमको ज्यादा एनर्जी लगाना चाहिए था, जिस चैप्टर पे हमको ज्यादा बल देना चाहिए था, उस पर आपका फोकस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या समान रूप से आप लगा पाइएगा। तो एनर्जी समान रूप से हम क्यों लगाए, जो हमारे लिए टॉपिक उतना बेहतर है ही नहीं। इस बात को समझना पड़ेगा। तो जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या जिनको पढ़ने में समस्या है, इस प्रकार का कार्य जरूर कर लें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें, 2 बार 3 बार उसका सेट लगा लें, 4 बार 5 बार लगा लें। वो क्वेश्चन सारा गुजर जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। और इससे ऊपर का काम है कि छंटनी कर लें कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या है, एंशिएंट का क्या है और मेडाइवल का क्या है। उसके बाद देखें कि क्वेश्चन की संख्या किससे ज्यादा है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से दिख रहा है तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछा है, तब हम पाए क्या कि 1905 से 1947 तक में ज्यादा पूछा है। दैट्स मीन की 1905 से लेकर 1947 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब, लेकिन ज्यादा बम्बार्ड हमको इसको प्राइमरी रूप से करना है। उसके बाद जिससे कम पूछता है उसको धीरे 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 कम करके समय हमको वहां ज्यादा देना है जहां से क्वेश्चन ज्यादा एराइज किया जाता है। तो ये की पॉइंट है प्री की तैयारी का। इसी प्रकार से सभी का कर लेना है। एक बात मैं और भी बता दूं, यदि आप लोगों को घटना चक्र आईएएस पीसीएस प्री के लिए आता है, सभी का आएगा अलग अलग, वो बुक के रूप में आता है। वो बिल्कुल चैप्टर वाइज किया हुआ है। उस चैप्टर वाइज में भी आप देख सकते हैं कि बीपीएससी से कितना क्वेश्चन पूछा है, किस चैप्टर से। उस तरीके से आप छटनी करके चैप्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है और किस चैप्टर से कम है। तब हमारा प्रायोरिटी सेट होने लगेगा। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा फर्स्ट चैप्टर वो हमारे लिए रहेगा, उसके बाद वो रहेगा, उसके बाद वो रहेगा। मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा चैप्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जिससे मैक्सिमम। तो सभी के लिए हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, इकोलॉजी हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, ये सब के सब इसी प्रकार से आप प्रायोरिटी सेट करके तैयारी करेंगे तो बहुत मदद मिलेगा। आप वो चीज ज्यादा पढ़ पाएंगे
जो आपको जरूरी है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन का पैटर्न सेट कर लेना है चैप्टर का। दूसरा चीज है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के बारे में पर डे डिटेल्स में 1 से 2 आवर समय जरूर दे करेंट अफेयर्स में। इसके लिए या तो पेपर पढ़ें या कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। पेपर तो पढ़ें इसलिए कि आपको पढ़ने का आदत भी होगा, और जब आप हार्ड कॉपी में कोई चीज पढ़ते हैं तो मुझे लगता है, मेरा तो यही समझ है कि वो ज्यादा हम समझ पाते हैं सॉफ्ट कॉपी के बजाय। तो पेपर जरूर ले लें। पेपर में आप ले सकते हैं दैनिक जागरण आप ले सकते हैं, राष्ट्रीय संस्करण। और भी 1-2 पेपर लेना चाहते हैं तो लीजिए, लेकिन कोई इशू नहीं है। एक पेपर और एक यूट्यूब चैनल डेली देखें और अपने हिसाब से उसका नोट्स भी, कोई डिटेल एनालिसिस है यदि करंट अफेयर्स का, कोई अंतर्राष्ट्रीय घटना से संबंधित मामला है, कोई देश में हाई प्रोफाइल कोई चीज चल रहा है, एकदम चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वही सारी चीजें एग्जामिनेशन में आती हैं और उससे रिलेटेड चीजें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उससे रिलेटेड चीजें आपको दिखाई देंगी। तो जो भी हॉट टॉपिक है, जो भी चर्चा में है, जब आप यूट्यूब देखेंगे या पेपर देखेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि कौन सा चीज चर्चा में है और कौन सा नहीं है, और किस चीज को बेहतर तरीके से देखना। मान लीजिए कि किसी देश में एक दूसरे के बीच युद्ध हो गया, तो भारत में उसके साथ क्या असर है, भारत का क्या उसका उस युद्ध के साथ मंतव्य है, भारत क्या चाहता है, क्यों चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का इसमें क्या लॉजिक है। बहुत सारा एस्पेक्ट शामिल हो जाता है और उस एस्पेक्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे आपका जो माइंड सेट है, धीरे धीरे आपकी जो समझ है विकसित होने लगती है, बढ़ने लगती है, और वही सारी चीजें एस्से के रूप में आप लिखना शुरू कर देते हैं। अपना मस्तिष्क को और यूटिलाइज करते हैं और अपना कुछ मंतव्य आने लगता है, अपना समझ विकसित होता है, अपना विचार प्रकट होने लगता है। जब ये सब चीजें इतनी लेवल पे आप करेंगे तो वो सब धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। ये रहा। उसके बाद देखते हैं नोट्स बनाना। पढ़ाई के दौरान हम लोग कभी कभी इतना अच्छा से नोट्स बनाने लगते हैं, बहुत अच्छा करने के चक्कर में नोट्स कभी नहीं बना पाते। जब आप नोट्स बनाने लगिएगा तो आप खुद लगने लगा कि अरे मैं क्या लिख रहा हूं, ये बेकार है, ये नहीं ठीक है, ये तो नहीं अच्छा लगेगा। किसी को आप दिखाने से डरिएगा कि अरे पता नहीं क्या सोचेगा लोग। नहीं, गलत, एकदम नहीं सोचना है। चाहे जितना अच्छा से अच्छा, जितना बेकार से बेकार, आप लिखना शुरू कर दीजिए। नोट्स जरूर बनाइए। यदि डेली करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं तो उसको लाइन बाय लाइन ही लिख दीजिए। क्या दिक्कत है? आपको लिखने का आदत तो पड़ेगा। सब कुछ फायदा करता है, नुकसान कुछ नहीं करता है पढ़ाई के दौरान। आपकी जो गलतियां हैं वो भी बहुत बड़ा अनुभव लेकर के आता है, इसलिए इस बात से डरिए मत, लिखिए। मैं भी जब लिखता था तो लगता था कि अरे फालतू है, किसी को दिखाऊंगा तो क्या कहेगा, लेकिन नहीं, वही चीज एक बेहतर तरीके से धीरे धीरे सुधार होते होते होने लगता है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास, तो अभ्यास करते करते वो चीजें ठीक होने लगती है, इसलिए उसको करना है। यदि आप पढ़ रहे हैं, प्री के लिए पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री को जब पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये कंसेप्ट की बातें हैं, फैक्ट के साथ कंसेप्ट। फैक्ट को याद करने के लिए कंसेप्ट किस प्रकार से हम डेवलप कर लें, तो ऐसा कुछ है 2-4 लाइनों में, तो हिस्ट्री का नोट्स बना लीजिए। टॉपिक वाइज बनाते रहिए। वो कितना अच्छा है कितना बुरा है कोई मैटर नहीं करता है, आप लिखना शुरू कर दीजिए। लिखिए जरूर। लिखने से क्या होगा कि आपको मेंस का जो है ना प्रारूप अपने मन में तैयार होना शुरू हो जाता है।
प्री की तैयारी के दौरान कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आप लिखने पे काम कीजिए। और लिखने का काम कुछ अलग से नहीं करना है, जो आप पढ़ रहे हैं उसी का मूल बात, बीच बीच का टॉपिक छोटा छोटा नोट्स बना करके आप लिखिए, ताकि आप उसको कितना अच्छे तरीके से, आप मेरा नोट्स देखेंगे तब वो कुछ नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों का नोट्स हम देखते हैं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति का अपना नोट्स बनाने का तरीका है, चूंकि वो लिखा है तो समझता वो खुद बेहतर है। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाने से पीछे नहीं रहना है। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिन में आप उसको भूल जाएंगे। जैसे कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे, मान लीजिए कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सब कुछ आपको याद है, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स, तो आप भूलना शुरू कर जाएंगे। इसलिए छोटा छोटा नोट्स जब रहेगा, जिस्ट बना रहेगा, सिनॉप्सिस बना करके रखेंगे, संक्षेपण बना के रखेंगे, तो आप कभी भी उसको जब देखेंगे एक बार तो आपके मन में पुनः याद आने लगेगा और आपको समझ में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो पता चलेगा कि नोट्स नहीं बनाए थे, एक बार पढ़ लिए वो भुला भी गए, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ लिए नोट्स नहीं बनाए, और जब ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किए तो इकोनॉमिक्स भूल गए, जब इकोनॉमिक्स पढ़ लिए तो याद था, उसको छोड़ करके जब साइंस पढ़ने लगे तो इकोनॉमिक्स भूल गए। तो ये प्रक्रिया आपको कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका साथ ही साथ नोट का इंफॉर्मेशन, नोट रिटन फॉर्म में आप करना शुरू कर दें, ताकि जब आप हिस्ट्री पढ़ करके ज्योग्राफी शुरू करें तो बीच बीच में हिस्ट्री को आप रिवीजन कर सके उस नोट के साथ। क्योंकि बार बार तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, एक बार नोट्स बन गया आप बार बार नोट्स देखेंगे, और नोट्स को समझने में कभी दिक्कत आएगी तो फिर आप डिटेल्स में देखेंगे। इसलिए नोट्स बनाना अच्छा या बुरा इस पे दिमाग नहीं लगाना है, बस लिखते जाना है मूल बात। वही धीरे 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 आपको लगने लगा कि ना ऐसे लिखेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और यदि कोई कंसर्न में है तो आप उसको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, थोड़ा बहुत उससे मदद मिल जाएगा। लेकिन आप गलती करके सीखेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे, मेरा मानना है। तो नोट्स तो बनाना ही है। तो ठीक है, प्री एग्जामिनेशन के लिए हमने देखा कि हमको नोट्स फॉर्मेट करना है, दूसरा कि किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इसको तैयार करना है, और तैयार करने का सोर्स क्या है हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार उसको लगाना है। उसमें यदि ज्यादा मेहनत लगेगा तो फिर आप ले आएंगे घटना चक्र का क्वेश्चन, उसमें चैप्टर वाइज किया हुआ है। चैप्टर वाइज में सिर्फ बीपीएससी का, या जिस यूपीएससी का तैयारी आप करते हैं तो सिर्फ यूपीएससी का क्वेश्चन आप लिख लें, और लिख करके काउंट कर लें कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन है, और उसके अकॉर्डिंग आप चैप्टर का प्रायोरिटी सेट कर लें कि हमको ये चैप्टर पहले पढ़ना है, ये चैप्टर बाद में पढ़ना है, ये चैप्टर बाद में पढ़ना है, वो चैप्टर बाद में पढ़ना है। दैट्स फैक्ट। मैंने यही किया था, और यही कारण है कि मैं मान के चलता हूं कि बिना कोचिंग और ट्यूशन के हमने सेल्फ स्टडी इसी बेसिस पे किया, और आज मैं सफल भी हूं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी दुविधाएं आपकी होंगी, जिसको दूर करना, मैं 1-2 व्यक्ति का भी दुविधा दूर कर सकूं तो मुझे लगेगा कि मेरा मेहनत सफल हुआ। मैं तो अब देखेंगे। तो प्री के लिए ये रहा। मेंस का भी सेम फंडा है। अब प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है मेंस का ले लें, और देखें कि जीएस 1 में, जीएस 2 में, और निबंध किस किस टॉपिक से, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आपको पूछा है। जब आप एनालिसिस करेंगे तो इसमें 3 पार्ट से क्वेश्चन रहता है। हिस्ट्री होता है, स्टैटिक्स होता है, और एक होता है करेंट अफेयर्स। और इसमें आपको इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है, और क्या होता है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सब्जेक्टों का इसमें घमासान है। जीएस 2 में आप देख लेंगे, पता चल जाएगा। जीएस 1 में आपको हिस्ट्री का पार्ट मिलेगा, हिस्ट्री में बिहार के रेफरेंस में भी मिलेगा, और इसी प्रकार से आपको मिलेगा स्टैटिक्स और समसामयिक घटनाक्रम।
करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। तो हिस्ट्री का एनालिसिस कर लेंगे उसी प्रकार से। कितना क्वेश्चन पूछा भाई 10 सालों में, चलो उसको लिख लेते हैं, रिटन में लिख लेना है। यदि अब पटना कलम से कोई क्वेश्चन पूछा है तो पटना कलम कितना बार पूछा है, इस बार पूछा है तो अगली बार पूछा है, ट्रेंड क्या रहा है, उसी प्रकार से करंट ईयर का ट्रेंड सेट कर लेंगे। उसी प्रकार इस टॉपिक का भी ट्रेंड सेट कर लेंगे। निबंध चूंकि मेरे समय नहीं पूछा गया था, मेरे समय ऑप्शनल था 66वीं तक, तो निबंध के लिए भी दृष्टि का बहुत अच्छा निबंध आता है। ये और भी आप गूगल पे देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक पे निबंध आपको मिल जाएगा। या निबंध की बहुत सारी बुक्स हैं, या आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसको भी अपने निबंध के रूप में लिखने की कोशिश करिए कि भारत की जलवायु के बारे में कोई निबंध आपने पढ़ा है या उस तरीके का मटेरियल आपने करंट अफेयर्स पढ़ने के दौरान तैयार किया है तो उसको लिख करके देख लीजिए। तो निबंध को लेकर के भी पिछले बार में क्या क्या किस प्रकार का निबंध पूछा है उससे आपका प्रायोरिटी सेट कर लीजिए और उस प्रकार से तैयारी करने की कोशिश कीजिए। मतलब ये है कि सेंट्रिक होकर के पढ़ना है, डिसेंट्रलाइज होकर के नहीं पढ़ना है। सेंट्रिक और डिसेंट्रिक का मतलब क्या है थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। यहां रख लीजिए क्वेश्चन, और यहां रख लीजिए सब्जेक्ट। ये सेंटर में क्या है भाई क्वेश्चन, और सेंटर में क्या है सब्जेक्ट। मेरा मानना है कि सेंटर में हमेशा आपका क्या होना चाहिए क्वेश्चन। सेंटर में क्वेश्चन रखेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहां जाएंगे हम सब्जेक्ट पे। तो हमने जो बताया मेरा थॉट इसी पे था कि क्वेश्चन सेंट्रिक आपकी स्टडी होनी चाहिए। मान लीजिए कि 1857 की क्रांति से 10 क्वेश्चन है, तब हम 1857 की क्रांति का सब्जेक्ट में देखेंगे कि चैप्टर कहाँ है और उसको इतना बढ़िया से पढ़ लेंगे कि 1857 की क्रांति हमारा रहेगा। उससे कुछ भी पूछ दिया तो फिर गलती होने की संभावना नहीं है। एक तो ये तरीका है जो मैं मानता हूं कि ये तरीका ठीक है और इस तरीके से मैं सफल भी हूं। और मैंने यही किया कि क्वेश्चन सेंट्रिक स्टडी हमने किया, क्वेश्चन को प्रायोरिटी में रखा, क्वेश्चन को सेंटर में रखा और सब्जेक्ट को रखा परिधि में, सरकमफ्रेंस में सब्जेक्ट को रखा। दूसरा तरीका इसको अपोजिट कर दीजिए, इसी को अपोजिट कर दीजिए आप। सब्जेक्ट को मूल में रखिए और क्वेश्चन को क्या कीजिए इतर तितर करिए। क्वेश्चन को सरकमफ्रेंस में रखिए और सब्जेक्ट को क्या कीजिए मूल में। आप क्या करते हैं सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री सोचते हैं कि पूरा पढ़ लें, जब हिस्ट्री पढ़ लें तो मेरा पूछा हुआ क्वेश्चन है तब देखेंगे और सब सही बन जाएगा या ज्यादा बन जाएगा। क्वेश्चन देख करके आपको पता नहीं चलता है कि हम पढ़ेंगे क्वेश्चन देख करके आपको पता नहीं चल पाता है कि क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें। क्वेश्चन ये ठीक नहीं हो रहा है तो हम इस सब्जेक्ट को ही नहीं पढ़े, इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ये बात सही है कि आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तभी उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, लेकिन कम समय में और एकदम स्पेसिफिक यदि पढ़ाई करना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन को कलेक्ट करिए और क्वेश्चन के कलेक्शन के आधार पे कहां जाइए सब्जेक्ट पे, वहां से आप वही पढ़ पाइएगा। एकदम सर्जिकल स्ट्राइक का कंसेप्ट है, मतलब आप वही स्ट्राइक कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन का एराइजेशन हो रहा है, जहां से क्वेश्चन एराइज हो रहा है। तो मेरा मानना है हो सकता है आपका सब्जेक्ट सेंट्रिक स्टडी हो, लेकिन मैं क्वेश्चन सेंट्रिक स्टडी किया था। क्वेश्चन को केंद्र में रखा और सब्जेक्ट को परिधि में। क्वेश्चन को पहले देखता था, क्वेश्चन के गुच्छा को देखता था कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस है, और तब तय करता था कि हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है बुक में देख करके। और उस प्रकार से हमने स्टडी किया और समझिए कि मैं सफल हूं ऐसा करके। और मुझे लगा कि नहीं ये तरीका ठीक है। कोई भी नए स्टूडेंट है जिनका पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हो पाया है, रेगुलर स्टडी नहीं कर पाए हैं, समान प्रकार के स्टूडेंट रहे हैं, उनको लगता है कि हम बहुत कुछ डिटेल में नहीं पढ़े हैं,
तो अच्छा है कि वो क्वेश्चन सेंट्रिक पढ़ाई कर लें। जिसको लगता है कि ना मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छा से पढ़े लिखे हैं, तो सब्जेक्ट सेंट्रिक पढ़ाई कर लें, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक सामान्य और साधारण स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है कि वो चीज ज्यादा पढ़ना जरूरी है जो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये चीज तभी तय हो पाएगा जब हम क्वेश्चन सेंट्रिक स्टडी करेंगे। पहले क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट पे जाएंगे। और ये चीजें प्री में ही नहीं, मेंस के लिए भी लागू है। मेंस में भी हमने वही किया कि क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, लिखना शुरू किया। आंसर शीट आता है, उसको देख करके लिखना शुरू किया। लिखते 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 हो गया। यदि आप अच्छे से लिख लेंगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा निश्चित रूप से। रैंक बहुत अच्छा नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी न किसी पद पे। फिर जब हो जाएगा तो आप रैंक के लिए प्रयास करते रहें। सिलेक्शन होना अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। और मुझे लगता है कि रेगुलर स्टडी करे आदमी और हिम्मत को बना करके रखे तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जब इतनी सारी चीजें आप कर लेंगे तो आपको नहीं लगता है कि हम इंटरव्यू को कर पाएंगे? आराम से कर पाएंगे। इंटरव्यू के लिए सिर्फ यही तो करना है कि 2-4 आदमी के सामने बैठ के बात कर लेना है, कंटिन्यू बात करते रहना है, तो बात की प्रक्रियाएं हो जाती है 1-1.5 महीना में। मैंने इंटरव्यू के लिए कहीं गया नहीं था। मेरे अच्छे मित्र हैं, रिलेटिव भी हैं, सुनील जी, उनके साथ हमने बैठ करके डिस्कस किया, बात किया, हर मुद्दे पे डिस्कस होते रहा। तैयारी के दौरान उनका बहुत ज्यादा हेल्प मिल पाया हमको, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। तो उनसे कुछ कुछ चीजें हम सीखते थे, समझने की कोशिश करते थे और आंख मूंद करके इम्प्लीमेंट करते थे। कोई सफल व्यक्ति यदि कुछ कह रहा है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, आंख मूंद के आगे बढ़ जाना चाहिए, इस हिम्मत और इस विश्वास के साथ कि हमारा बहुत सारा समय बच जाएगा कि वो चीज इतना टपला खा करके, इतना संघर्ष करके वो पाया है। आपका समय बचेगा, इसलिए इतनी सारी चीजें हैं तैयारी के दौरान। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू स्टडी करने की जरूरत है। और जो जितना बड़ा अपना गोल सेट किया वो वहां सेलेक्ट है। तो हमेशा आज देखेंगे बहुत सारे तेज स्टूडेंट आपके बैचमेट, आपके क्लासमेट, आपके कोचिंग में, आपके स्कूलों में बहुत अच्छा स्टूडेंट आज सफल नहीं है, या उनको जहां होना चाहिए था वहां नहीं है। और आप एक समान स्टूडेंट होकर के बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, बहुत अच्छे जगह पे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट और निरंतर तैयारी, दृढ़ निश्चय और धैर्य के साथ स्टडी करने से मिलता है। और ये चीज आपके पास है तो कौन कितना तेज है, कौन कितना कमजोर है पढ़ाई में, ये बहुत महत्व नहीं रखता है। मेहनत सबको सफलता दिलाता है, और मेहनत करने से लोग सफल नहीं होगा तो फिर ईश्वर को लोग नहीं मानेगा कि कोई व्यक्ति मेहनत करे और वो सफल नहीं हो। ये हो नहीं सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप सभी लोग, आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा और आप अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू।